नमस्कार विद्यार्थियों, प्रगति कंपटीशन क्लासेज उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे किसकी? व्यंजनों की। किसकी? व्यंजन। कल अपन ने पढ़ा था कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा था। सबसे पहला वर्गीकरण अपन ने किया था किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार। बात करें उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण की तो अपन ने इनको तीन भागों में बांटा था। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो पहला वर्गीकरण अपन कल पढ़ चुके हैं। पहला वर्गीकरण में उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एक दूसरे को पूर्ण रूप से कहीं पर स्पर्श करते हैं तो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या मैंने कल बताई थी, कितनी होती है? तो 25 होती है, क से लगाकर म तक। कहां तक विद्यार्थियों? क से लगाकर म तक इनकी संख्या 25 होती है। जबकि अपन ने बात की थी अंतस्थ व्यंजन की, तो अंतस्थ व्यंजन जो थे इनकी संख्या 4 बताई थी। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एक दूसरे के ऊपर तो आते हैं परंतु कहीं पर भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता है। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या मैंने बताई थी कितनी? 4। कौन कौन से थे? य, र, ल और व। इनकी संख्या कितनी थी विद्यार्थियों? 4 थी। उसके बाद अपन ने बात की थी ऊष्म व्यंजन की। किसकी? ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा या एनर्जी। और एनर्जी कब आती है? जब किसी चीज कोई चीज से रगड़ या घर्षण होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है जी? ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे अपन पत्थर से पत्थर टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है, वो क्या है? उसकी ऊष्मा है। ऊष्मा की मैं बात करूं तो ये व्यंजन ऐसे होंगे जिनकी उत्पत्ति किसी रगड़ या घर्षण के कारण होती है, इसीलिए इन व्यंजनों को अपन ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी थी? 4 थी। स, श, स और ह। संख्या कितनी विद्यार्थियों? 4 है। कौन कौन से? इसको बोलते हैं तालव्य स। इसको क्या कहते हैं? तालव्य स। ये होता है मूर्धन्य श। कौन सा? मूर्धन्य स। ये होता है दंत स। इसका उच्चारण तालु वाले हिस्से से होता है, इसीलिए इस श को तालव्य श कहा जाता है। मूर्धन्य वाले भाग से जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है मूर्धन्य स। और तीसरा दंत्य स बोले तो दांतों के द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है दंत्य स कहा जाता है। आप उच्चारण करके देख सकते हो। स प्रेशर कहां से आया? दांतों के बीच से आया, इसीलिए इसको दंत स के नाम से जाना जाता है। इनके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, इनके अतिरिक्त बात करूं तो व्यंजन, कुछ व्यंजन होते हैं जिनको अपन कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की मैं बात करूं तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं सर? तो मैं बात करूं स्र, श, त्र और ज्ञ। ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे पहला वर्ण आया कौन सा? स्र। इस स्र की मैं बात करूं तो ये स्र, इसका निर्माण किन किन वर्णों से मिलकर हुआ है? तो आधा स प्लस आधा र और
अ से मिलकर निर्मित हुआ क्या? त्र। आप उच्चारण करके देख लेना कौन कौन से वर्ण आते हैं। अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लेता है कि स्र का निर्माण किससे हुआ है और ऑप्शन दे देता है स प्लस र, अब र हलंत नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर असम्मिलित है, तो ये भी आंसर सही होगा। यदि मान लीजिए 3 पार्टीशन दे देता है कि स हलंत, र हलंत और अ, तो भी सही है। समझ में आई बात? तो यहां तक की बात क्लियर। आगे की मैं बात करूं, नेक्स्ट आता है व्यंजन। दूसरा जो व्यंजन है वो व्यंजन है कौन सा? श। ये जिस वर्णों से मिलकर बना होता है उन वर्णों का नाम मैं आपको बता देता हूं। ये क प्लस स प्लस अ से मिलकर बना होता है। आप लिख के देखो कक्षा, क्या लिखा मैंने? कक्षा। आप धीरे उच्चारण करो, क क श। तो क के बाद वापिस उच्चारण किसका आया? क का आया, स और अ से मिलकर बना है। इसीलिए अगर मान लीजिए एग्जाम में आपको इस प्रकार से पूछ लेता है कि इसका निर्माण किससे हुआ, क हलंत प्लस श पूरा दे देता है, तो भी आंसर सही होगा। यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करूं किसकी? अगला आ रहा है, अगला जो संयुक्त व्यंजन है वो है त्र। अगला संयुक्त व्यंजन कौन सा है विद्यार्थियों? त्र। त्र की मैं बात करूं तो देखो, इसको आप जब आप थोड़ा धीरे धीरे उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर तो र और असम्मिलित है। आप उच्चारण करके देखो, तो र अ त्र, इस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है। अगला है ज्ञ। अगला संयुक्त व्यंजन कौन सा है विद्यार्थियों? ज्ञ। इसका जो निर्माण है वो किससे हुआ है? तो मैं उनकी बात करूं तो वो 3 वर्ण हैं, ज हलंत, य और अ, इनसे मिलकर बना होता है क्या? ज्ञ। क्लियर? तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं हिंदी के अंदर, स्र, क्ष, त्र और ज्ञ। इन चारों व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। तो यहां तक की बात क्लियर। नेक्स्ट बात करें अपन, अगला जो वर्गीकरण है वो अपन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? उच्चारण। अगला वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर जी? उच्चारण स्थान के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण कर रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक सारणी बना रहा हूं, उसी सारणी से आप इनको याद कर सकते हो। 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला वर्ग क वर्ग होता है, पहला वर्ग क वर्ग होता है। दूसरा वर्ग च वर्ग होता है। च वर्ग की मैं बात करूं, च, छ, ज, झ और य। इसके साथ में आते हैं कौन कौन से वर्ण विद्यार्थियों? इसके साथ में आते हैं य और स। तीसरे वर्ग की मैं बात करूं तो ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, न। इसके साथ आता है कौन सा? र और स। कौन सा जी? र और स। अगले वर्ग की मैं बात करूं तो त वर्ग आता है, त, थ, द, थ, न और साथ के साथ ल और कौन सा स बचा? दंत्य स। राइट। अब बात करूं मैं नेक्स्ट वर्ग की तो अगला है प, ह, ब, भ, म और साथ में ले लो किसको? व को।
मैंने आपके सामने 5 वर्ग लिखे, 5 वर्ग के साथ साथ मैंने 33 व्यंजन लिख दिए। 33 व्यंजन, इनका उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, तो आपको इसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर यदि वर्गीकरण पूछता है तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सीधा सा याद रखना कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है। देखो, सबसे पहले आता है कंठ। उच्चारण स्थान कहां से है इनका? कंठ से है। उच्चारण स्थान कहां से है विद्यार्थियों? कंठ से है। अगर बात करूं मैं किसकी? इस वर्ग की, तो देखो आप कैसे पता लगाओगे? मैंने आपको 3 प्रकार के श बता रखे हैं। इसको अपन कौन सा श बोलते हैं? तालव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं, और इसको दंत्य श बोलते हैं। अगर आपको ये तीनों याद हैं तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये वर्ग हो गया कौन सा? जहां से उच्चारण होता है, कौन से स्थान से होता है? तो तालव्य भाग से होता है, जीभ के ऊपर वाले हिस्से से होता है। च, छ, ज, झ, य और स। क्लियर? अगली बात करूं मैं, इसको बोलते हैं मूर्धन्य श, तो इसका उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? मूर्धा। कौन सा उच्चारण स्थान हो गया विद्यार्थियों? मूर्धा। नेक्स्ट में बात करूं तो इस स को बोलते हैं दंत्य स, तो इसका उच्चारण स्थान कहां हो गया? दंत। कहां हो गया? दंत। नेक्स्ट बात करें तो लास्ट बचा कौन सा? लास्ट वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान होता है कहां से? ओष्ठ। बोले तो होठों से। कहां से होता है उच्चारण? होठों से होता है। तो आपको सिंपल सी बात मैंने बता दी कि क, ख, ग, घ, ङ, ह, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठ है। च, छ, ज, झ, य और श का उच्चारण स्थान कहां से है? तो तालु से है। ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स का उच्चारण स्थान कहां से है? तो मूर्धा से है। जबकि त, थ, द, ध, न, ल और श का उच्चारण स्थान कहां से है? दंत से है। प, फ, ब, भ, म और व का उच्चारण स्थान कहां से है विद्यार्थियों? ओष्ठ से है। तो आपको उच्चारण स्थान के आधार पर यदि व्यंजनों का वर्गीकरण पूछ ले तो कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 1, 2, 3, 4 और 5 भागों में बांटा है। आपको ये 3 वर्ग आसानी से याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर तालव्य श लिख रखा है। इसका मतलब इस वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ होगा? तालु होगा। ये मूर्धन्य श होता है तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा? मूर्धन्य भाग से होगा। तीसरा है ये दंत्य से लिख रखा है तो इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा विद्यार्थियों? दांत से होगा। और लास्ट वाला जो वर्ग बचा वो कौन सा है? ओष्ठ से, जिनका उच्चारण किया जाता है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया। दूसरा वर्गीकरण था कौन सा? उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। अब अपन बात करते हैं तीसरा जो वर्गीकरण है स्वरों का, व्यंजनों का तीसरा वर्गीकरण। व्यंजनों का तीसरा वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? प्रयत्न के आधार पर। तो देखो, किसी भी चीज को आप प्रयत्न करोगे तो किस प्रकार से कर सकते हो? 2 प्रकार से कर सकते हो। कौन कौन से? आंतरिक प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। कौन कौन से प्रकार से? आंतरिक प्रयत्न और बाहरी प्रयत्न। तो कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा है। एक जिसको अपन कहते हैं अभियंतर, अभियंतर प्रयत्न। कौन सा प्रयत्न? अभियंतर प्रयत्न। अभियंतर का मतलब होता है आंतरिक रूप से प्रयत्न। जिन व्यंजनों को आप आंतरिक रूप से उच्चारित करते हो इसको बोलते हैं अभियंतर प्रयत्न। और दूसरा है कौन सा? बाहरी प्रयत्न। कौन सा है विद्यार्थियों? बाहरी प्रयत्न। क्लियर? अभियंतर प्रयत्न की यदि मैं बात करूं तो क्या होता है अर्थ? आंतरिक रूप से। तो किसी वर्णों का या व्यंजनों का उच्चारण आप आंतरिक रूप से कहां कहां से कर सकते हो उसके आधार पर। तो पहला वर्गीकरण अपन ले रहे हैं कौन सा? कौन सा ले रहे हैं? अभियंतर प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? अभियंतर प्रयत्न के आधार पर। अभियंतर प्रयत्न के आधार पर अपन कितने भागों में बांटे? तो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटते हैं। नंबर एक पहला आता है आपके कौन सा? उच्छिप्त व्यंजन।
कौन सा व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन जी? उत्क्षिप्त व्यंजन। इस उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो इसको द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कह दो, ताड़नजात व्यंजन कह दो या द्विगुण व्यंजन कह दो, एक ही बात है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है या निम्न में से द्विगुण व्यंजन है या निम्न में से ताड़नजात व्यंजन है, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन की मैं बात करूं तो जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जीभ पहले पलटी जाती है, बोले तो जीभ पलटकर झटके से हवा को बाहर फेंकती है, जिनका उच्चारण बोले तो झटके से किया जाता है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण की मैं बात करूं तो दो उदाहरण आते हैं इसके, एक तो ड और एक ढ। आप इनका उच्चारण करके देख लेना, आप किस प्रकार से उच्चारण करते हो। ड, जीभ पलटी और झटके से छूटी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ। समझ में आई क्या बात? यहां तक की बात क्लियर हो गई सबके? देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन बोले तो जिनमें जीभ पलटकर झटके से हवा को बाहर फेंकती है, क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर? सेकंड व्यंजन की मैं बात करूं, सेकंड जो डिवाइडेशन है उसकी मैं बात करूं तो अगला डिवाइडेशन है कौन सा? वो है लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन विद्यार्थियों? लुंठित व्यंजन। कौन से व्यंजन? लुंठित व्यंजन। इस लुंठित व्यंजन को ही और कहा जाता है, इस लुंठित व्यंजन को कहा जाता है क्या? प्रकंपित व्यंजन। क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रकंपित व्यंजन। अब यहां पर एक शब्द आया क्या? प्रकंपित। प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है, मूल शब्द क्या है? कंपित। और कंपित का अर्थ होता है कंपन। जिस व्यंजन के उच्चारण के समय कंपन फील हो उसको अपन क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन कहते हैं। आप जब छोटे थे तो एक शब्द का, एक वर्ण का उच्चारण करते फिरते थे, उसका नाम क्या है? र। क्या है? र। आप छोटे थे उस टाइम आप घूमते फिरते करते रहे। अब देखना तो आप जीभ ऐसा फील होगा जैसे आपकी जीभ क्या कर रही है? कंपन कर रही है। तो कंपन जब करता है किसी व्यंजन के उच्चारण के समय, कंपन महसूस हो, उसको अपन क्या कहेंगे? प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकंपित व्यंजन कहेंगे। तीसरा मैं बात करूं, तीसरे व्यंजन की मैं बात करूं, तीसरा जो वर्गीकरण किया वो कौन सा किया? वो कौन सा किया? तो वो था तीसरा वर्गीकरण जो अपन ने किया वो है विद्यार्थियों कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? पार्श्व का मतलब होता है बगल। पार्श्व का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बगल। बगल मतलब साइड, राइट? ठीक है। अगर मैं पार्श्विक व्यंजन की बात करूं तो परिभाषा क्या होगी? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु जीभ के साइड से निकले, बोले तो बगल से निकले, तो उनको व्यंजनों को क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्व का अर्थ मतलब बता दिया मैंने आपको, क्या होता है? बगल। और जब जीभ के साइड से हवा निकलती है तो वो व्यंजन कौन सा कहलाएगा? पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। पार्श्विक व्यंजन की मैं बात करूं उदाहरण की कि कौन सा है सर पार्श्विक व्यंजन, तो मैं बता देता हूं। पार्श्विक व्यंजन है आपके कौन सा? ल। कौन सा व्यंजन है जी? ल। ल आप उच्चारित करोगे तो आप पाओगे कि आपके जीभ के साइड से क्या निकल रही है? हवा निकल रही है। इसीलिए ल को अपन क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चौथा जो वर्गीकरण था
चौथा जो डिवाइडेशन किया गया है वो किया गया है कौन सा? नासिक व्यंजन। नासिक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? नासिक व्यंजन। शब्द से अर्थ क्लियर हो रहा है कि नासिक व्यंजन कौन से होंगे जिनका उच्चारण में नाक की प्रमुख रूप से भूमिका होती है। क्या होती है? नाक की प्रमुख रूप से भूमिका होती है। तो कि सर नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं? तो नासिक व्यंजन की अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या कितनी है? 5 है। कैसे याद करें? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक होता है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक होता है। अब वर्ग कितने? 5। जब वर्ग 5 है तो नासिक व्यंजनों की संख्या भी कितनी होगी? 5 होगी। कौन कौन से होते हैं मैं आपको लिखवा देता हूं कि नासिक व्यंजन कौन से हैं। तो पहला अंग, इयो, ण, न और म। संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 5। संख्या कितनी हो गई? 5 की नासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 5 है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? नासिक होता है। यहां तक क्लियर? लास्ट जो अपन वर्गीकरण पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं संघर्षी व्यंजन। 5वां संघर्षी व्यंजन। कौन सा व्यंजन? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन वे होते हैं जिनके उच्चारण में आपको संघर्ष करना पड़ता है। और संघर्ष करना पड़ता है इसका मतलब वही जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं उनकी अगर उदाहरण की बात करूं तो संघर्षी व्यंजन हैं और हो। कितने हो गए? कितने हो गए? 4। तो नासिक व्यंजन हो गए। संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ ले संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं तो सिंपल सी बात है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में आपको संघर्ष करना पड़ता है, उच्चारण के समय संघर्ष करना पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अब ये तो था अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों? अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। अब अपन बात करेंगे किसकी? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। नेक्स्ट जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो किसके आधार पर कर रहे हैं? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? बाह्य प्रयत्न के आधार पर। अब बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। एक, नंबर 1 श्वास वायु के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर। नंबर 2 नाद या बोलते हैं कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर और दूसरा नाद या कंपन के आधार पर। श्वास वायु के आधार पर कितने? अब सबसे पहला ले रहे हैं अपन कौन सा? श्वास वायु के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? तो इसमें भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला ले रहे हैं अपन किसके आधार पर विद्यार्थियों? श्वास वायु के आधार पर। नंबर 1 श्वास वायु के आधार पर। किसके आधार पर डिवाइडेशन करेंगे? श्वास वायु के आधार पर डिवाइडेशन
करेंगे तो श्वास वायु के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अल्प प्राण व्यंजन, नंबर 2 महाप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। नंबर 1 क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। नंबर 2 महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय बहुत कम वायु की आवश्यकता होती है, क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा मात्रा में वायु बाहर निकलती है उनको बोलते हैं महाप्राण वायु, महाप्राण व्यंजन। क्लियर? तो अल्प प्राण की यदि मैं बात करूं कि सर अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 19 होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों? 19 होती है। सर कैसे पता लगाएं कि कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं और कौन कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं? तो आपने 5 वर्ग पढ़े। कौन से वर्ग पढ़े? 5 वर्ग पढ़े। उसमें सबसे पहला जो था, इनकी कुल संख्या 19। पहला वर्ग बोले तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? अल्प प्राण होता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि अल्प प्राण जो व्यंजन है वो कौन कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का। तो वर्ग कितने थे? 5 थे। 5 वर्गों में पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण जो होगा वो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण होगा। कि सर पहला, तीसरा, 5वां वर्ण की बात करें तो ये तो 15 ही हुए। 5 वर्ग में अगर मान लीजिए एक वर्ग के 3 आते हैं तो 5 वर्ग हैं, कुल संख्या कितनी हो गई? 15। आपने तो कुल संख्या 19 बताई थी। उसके अलावा अपन ने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन, बोले तो य, र, ल और व। कौन कौन से? इसके साथ में य, र, ल और व, 4 ये हो गए। कुल संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। कुल संख्या कितनी हो गई जी? 19 हो गई। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण जो होगा किसी भी वर्ग का क्या होगा? अल्प प्राण होगा। उसको अपन क्या कहेंगे? अल्प प्राण व्यंजन कहेंगे। साथ के साथ य, र, ल, व ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। और एक बात और क्लियर कर देता हूं, इसके साथ साथ जब मैंने आपको स्वर पढ़ाए थे तो ये कहा था कि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों? अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। इसका मतलब 11 स्वर भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। यदि एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है और आपसे पूछ ले कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि कुल अल्प प्राण वर्ण, कुल अल्प प्राण वर्ण, कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। 19 में 11 और जोड़ दो। 11 स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। तो 19 में 11 जोड़ने पर कितनी आएगी? आंसर क्या आएगा? 30। तो कुल अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 30 है। जबकि अल्प प्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 19 है। कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। साथ के साथ य, र, ल, व ये भी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। दूसरा वर्गीकरण किया अपन ने महाप्राण। दूसरा जो डिवाइडेशन किया विद्यार्थियों वो किया कौन सा? महाप्राण व्यंजन। कौन से व्यंजन? महाप्राण व्यंजन। अगर मैं इसके उदाहरण की बात करूं
यदि मैं इसके उदाहरण की बात करूं कि सर इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या, महाप्राण व्यंजनों की संख्या 14 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 14 होती है। साथ के साथ कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण, साथ के साथ स और ह, ये भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों? महाप्राण होते हैं। देखो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण बचा, क्योंकि पहला, तीसरा और पांचवा तो अपन ने यहां ले लिया। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो उसमें से कौन कौन सा गया? पहला चला गया, तीसरा चला गया और पांचवा चला गया। जब 1, 3, 5 चले गए तो कौन कौन से वर्ण बचे? दूसरा और चौथा वर्ण बचा। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। साथ के साथ ऊष्म जो व्यंजन थे वो भी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। कितनी हो गई विद्यार्थियों? 14 हो गई। अगर आगे की बात करें तो ये था श्वास वायु के आधार पर वर्गीकरण था। तो अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण कितने? 19 व्यंजन होते हैं, 11 स्वर होते हैं। तो अल्प प्राण वर्णों की संख्या हो गई कितनी? 30। महाप्राण व्यंजन की मैं बात करूं तो महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण स और ह क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो कुल संख्या कितनी हो गई? 14 हो गई। कैसे पता करें? तो 5 वर्ग हैं, एक वर्ग के 5 वर्ग हैं, एक वर्ग में से 2 वर्ण आ रहे हैं, तो कितने हो गए? 10 और 4 वर्ण ये हो गए। तो कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या कितनी हो गई? 14। कितनी हो गई विद्यार्थियों? 14। तो ये अपन ने बात करी किसके आधार पर? श्वास वायु के आधार पर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके आधार पर? नाद। दूसरा जो डिवाइडेशन था अपना, दूसरा जो डिवाइडेशन था वो कौन सा था? नाद या कंपन के आधार पर। देखो यहां मैंने बोला कंपन, कंपन बोल रहा हूं मैं, शब्द को खत्म कर रहा हूं जल्दी से, तो लिखोगे क्या? कंपन। अगर मैंने बोला कंपन तो फिर आप ऐसे लिखोगे इसको, कंपन। इस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन कंपन बोलोगे तो क्या होगा? आधा न भी आएगा। कंपन लिखने पर क्या लिखोगे आप? सीधी सी बात करें तो क्या होगा? नाद या कंपन के आधार पर डिवाइडेशन देख लेते हैं। 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? कंपन का मतलब क्या होता है? नाद को ही अपन बोलते हैं क्या? गर्जना या कंपन। जिन वर्णों के उच्चारण के समय कंपन होता है तो वो क्या होंगे? सघोष या घोष। और जिन वर्णों के उच्चारण के समय कंपन नहीं होता है तो उन्हें अपन क्या कहेंगे? अघोष। तो 2 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है सघोष व्यंजन। कौन सा है विद्यार्थियों? सघोष व्यंजन। सघोष की मैं बात करूं तो सघोष क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कोई गर्जना या कंपन महसूस होता है, क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कुल संख्या की यदि मैं बात करूं तो कितनी होती है विद्यार्थियों? 20 होती है। कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अब बात करें कौन कौन सा, किसी भी वर्ग का कौन कौन सा वर्ण जो होगा वो क्या होगा? घोष या सघोष होगा। देखो अगर मैं बात करूं सघोष व्यंजन की तो किसी भी वर्ग का, पूरी लाइन लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, सघोष मतलब जिसको गर्जना के साथ बोला जाता है
तो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण कौन कौन सा हो सकता है? जैसे मैं क वर्ग की बात करूं तो ग, घ, ग, ये क्या है? ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध और न, ब, भ और म। ये क्या हो गए? तीसरे, चौथे और पांचवे वर्ण हो गए। 5 वर्ग हैं तो कितने हो गए? 15 हो गए। कुल संख्या कितनी हो गई इनकी? तो 15 हो गई। कितनी हो गई विद्यार्थियों? 15 हो गई। अगर मैं बात करूं इसके अलावा, सर आपने तो 20 बताई थी, तो 20 की बात करूं तो इसके साथ में एक और आते हैं, उनको अपन बोलते हैं क्या? य प्लस य, र, ल, व, ह। अब देखो कितनी हो गई संख्या? 20 हो गई क्या? 5 तो ये हो गए, 15 वर्ण ये हो गए, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। कुल संख्या कितनी हो गई विद्यार्थियों? 20 हो गई। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो वो सघोष होता है। आप उच्चारण करके देख लो, उच्चारण करके देख लो, क्या होंगे बेटा? सघोष होंगे। क्लियर? आगे की बात करें, दूसरा जो डिवाइडेशन किया था वो क्या था? अघोष। दूसरा जो वर्गीकरण किया वो क्या किया? अघोष व्यंजन। देखो परिभाषा तो एग्जाम में आपसे पूछने से रहा, परिभाषा पूछने से रहा, तो मैं बात करूं किसकी? अघोष व्यंजनों की। अघोष व्यंजन आपको समझने के लिए मैं परिभाषा बता रहा हूं। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय किसी गर्जन या कंपन महसूस नहीं होता है, कोई गर्जना या कंपन महसूस नहीं होता है, क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। संख्या की यदि मैं बात करूं कि सर संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या 13 होती है। कितनी होती है विद्यार्थियों? 13 होती है। और कौन कौन से होते हैं सर? तो मैं बात करूं किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण अघोष होता है। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और पहला दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। चाहे आप कोई भी वर्ग उठा लो, 5 वर्ग हैं तो कुल कितने हो गए? पहला वर्ग है क वर्ग। क वर्ग की यदि मैं बात करूं तो कौन कौन से वर्ण आएंगे? क और ख, च और छ, त और थ, त और थ, प और फ। कितने वर्ण हो गए? 10 हो गए। कि सर आपने कुल वर्ण कितने बताए थे? कुल वर्ण कितने बताए थे? तो 13 बताए थे। अगर 13 की मैं बात करूं तो और कौन कौन से बचे? तो इसमें 3 वर्ण और ऐड कर देना। कौन कौन से? प्लस करके स, स और स। तालव्य श, मूर्धन्य श और तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। क्लियर? तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। यहां तक की बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों के। देखो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष होता है। साथ के साथ इसमें आते हैं क्या? तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य स। क्लियर? चलो अब अपन बात करते हैं किसकी? एक चीज पीछे अपन ने पढ़े थे सघोष व्यंजन। क्या पढ़े विद्यार्थियों? सघोष व्यंजन।
आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि सघोष व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 20। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि सघोष व्यंजन कौन कौन से हैं। किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। साथ के साथ य, र, ल, व और ह ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तो मैंने जब स्वर पढ़ाए थे तो ये कहा था कि सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं विद्यार्थियों, सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं, सघोष होते हैं। ये बात मैंने स्वर पढ़ाने पर कही थी। तो जब स्वर पढ़ाए थे कि सभी स्वर सघोष होते हैं तो 20 तो हो गए, ये 11 हो गए स्वर। तो कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या कितनी हो गई, कुल संख्या, कुल सघोष वर्णों की संख्या, ये लिख रखा ना यहाँ पे, देखो कैसे। कुल सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 31। कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों, 31। सही है क्या, क्लियर। ये अपन ने पढ़ा किसका वर्गीकरण, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण। यहां तक अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो बताना कि कहां पर कोई किसी को समझने में दिक्कत आ रही है। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, अपन टॉपिक शुरू करेंगे संधि विच्छेद। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को राम राम।